नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम आगे बढ़ते हैं अपने कल के लेक्चर से और कार्यपालिका के जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बाद जो तीसरा नंबर आता है महान्यायवादी, उसकी तरफ आगे चलते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आपने नाम सुना ही होगा। तो स्टार्ट करने से पहले जिसके भी मतलब का ये सेशन हो रहा है, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। महान्यायवादी जो होते हैं वो भारत के प्रथम विधि अधिकारी, विधि मतलब क्या होता है, कानून को विधि कहते हैं, ठीक है। तो विधि अधिकारी जो जैसे भारत का प्रथम नागरिक कौन है, राष्ट्रपति है, उसी तरह से जो प्रथम विधि अधिकारी होता है उसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या फिर भारत का महान्यायवादी। इस पद की आवश्यकता को ध्यान में रखकर संविधान निर्माताओं ने इसके लिए संविधान में पृथक प्रावधान, एक अलग से प्रावधान रखा था, क्योंकि इस पद की भी एक विशेष जिम्मेदारी, विशेष कर्तव्य और विशेष महत्व है। तो इसलिए इसको संविधान में अलग से रखा गया है। संविधान के भाग 5 के अध्याय 1 के अनुच्छेद 76 में, ठीक है। तो आपको याद रखना है भाग 5। ऑब्वियसली आप भाग 5 आपको कैसे पता चला, क्योंकि हमारी जो कार्यपालिका की राष्ट्र के संघ की जो कार्यपालिका थी वो हमारी किस आर्टिकल से है, आर्टिकल 52 से स्टार्ट थी ना। आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक थी। तो आर्टिकल 151 मतलब कि 52 से 151 के बीच में ही महान्यायवादी भी हमारे आएंगे, क्योंकि ये संघ से रिलेटेड है, ठीक है। तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी को रखा गया था। सरकार के मुख्य कानून अधिकारी के, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया विधि अधिकारी, तो सरकार के मुख्य कानून अधिकारी के रूप में वह भारत सरकार से संबंधित वादों एवं मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार के पक्ष को प्रस्तुत करना होता है। संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति के आदेश पर भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। वह सरकार से संबंधित किसी मामले में सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय भी जाता है, ठीक है। तो भारत का जो ये महान्यायवादी है, इनके जो कार्य हैं वो क्या हैं कि अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति जी इनको अगर आदेश करते हैं तो ये भारत की सरकार का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व भी करते हैं। और सरकार के संबंधित कोई भी या सरकार से रिलेटेड कोई भी मुद्दा होता है तो उसमें ये उच्च न्यायालय भी जाकर जो है मामले को उसके लिए वकीली करते हैं। नियुक्ति और पदावधि देखते हैं हम इनकी, अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर। तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश से करते हैं। किसकी सिफारिश से? मंत्रिपरिषद की। पद की स्थिति, महान्यायवादी ना तो सरकारी सेवक होता है और ना ही पूर्णकालिक विधि परामर्शी होता है। हम इनको सरकारी सेवक, गवर्नमेंट कर्मचारी के तौर पे भी नहीं ले सकते हैं और ना ही पूर्णकालिक विधि परामर्शी, मतलब कि पूर्णकाल के लिए भी नहीं। एक निर्वाचन, जैसे मंत्रियों का निर्वाचन होता है उसी तरह से महान्यायवादी की भी निर्वाचन होता है राष्ट्रपति द्वारा। पद की अवधि देखें तो उसका पद बने रहना जो है ये राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। कैसे? क्योंकि राष्ट्रपति ही तो इसको नियुक्त कर रहे थे ना, तो उनकी इच्छा पर ही रहता है। हालांकि जब सरकार सत्ता में नहीं रहती है तब वह भी त्यागपत्र देता है, क्योंकि उसकी नियुक्ति सरकार की सिफारिश पर होती है। और जब सरकार की सिफारिश पर हो रही है और वो सरकार ही नहीं है तो फिर उसका रहने का कोई मतलब नहीं होता है। तो सामान्यतः ऐसे पदों के लिए हर नई सरकार राष्ट्रपति के पास किसी नए व्यक्ति के नाम की सिफारिश करती है। जैसे हर बार एक नई सरकार आई तो एक नए व्यक्ति को वो है अपनी सरकार के साथ अपने अकॉर्डिंग ही जो है उस पद के लिए नामांकित करती है। इसके बाद है योग्यताएं, क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए महान्यायवादी पद के लिए। तो एक महान्यायवादी की वही योग्यता निर्धारित की गई है जो कि एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की, न्यायाधीश बोले तो वकील की, ठीक है, जज की नहीं, वकील की। वह भारत का नागरिक हो, उसे किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में, वकील के रूप में जो है कम से कम 5 वर्षों का कार्य का अनुभव हो, या फिर उसने किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वकालत की हो, यानी कि हाई कोर्ट में जो है उसने 10 साल तक वकालत की हो। अगर राष्ट्रपति संतुष्ट हो तो वह किसी और न्यायिक मामलों का पर्याप्त जानकार है तो भी चलता है। पद से अगर उन्हें हटाना है, महान्यायवादी को यदि पद से हटाना है
तब क्या करना पड़ेगा? तो महान्यायवादी को जब राष्ट्रपति अपने पद से हटने के लिए कहे तब उसे पद से हटना पड़ता है। दूसरी अवस्था में वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंपकर अपनी मर्जी से भी पद को छोड़ सकता है, यानी कि राष्ट्रपति जब हटने के लिए बोलेगा वो तब हटेगा, या फिर वो उसकी जब स्वयं की इच्छा होगी, किसी कारणवश वो खुद त्यागपत्र देना चाह रहा है राष्ट्रपति को, तो इस तरह भी वो अपने पद का त्याग कर सकते हैं। पारिश्रमिक की बात करें तो महान्यायवादी की पारिश्रमिक राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, महान्यायवादी के लिए कोई पारिश्रमिक निर्धारित नहीं। पारिश्रमिक मतलब कि जो वो वेतन भत्ता जो भी उनका कार्य के लिए जो चीज़ उनको दी जा रही है, तो उस चीज़ का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। मुख्य अधिकारी के रूप में इनका क्या कार्य होता है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में एक क्वेश्चन इससे बनता है। अगर ये सिलेबस में है तो यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनेगा। तो मुख्य विधि अधिकारी के रूप में क्या कार्य है किसका? महान्यायवादी का। वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देता है जिसकी अपेक्षा और आवश्यकता किसको होती है? राष्ट्रपति को होती है। ठीक है, वह राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए विधिक स्वरूप के कार्यों की पालन करता है। राष्ट्रपति ने उसको जो भी कार्य सौंपे हैं लॉ से रिलेटेड, उन सभी कार्यों की वो पालन करता है। वह उस कृत्य का भी निर्वहन करता है जो संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा सौंपे गए हैं। उन सारे कामों को भी वो करता है जो कि संविधान में व्याख्या की गई है या फिर किसी और ने उसको जिम्मेदारी, राष्ट्रपति जी या फिर अन्य किसी ने जिम्मेदारी सौंपी है। महान्यायवादी को भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, यानी कि भारत के किसी भी क्षेत्र के कहीं पे भी कोई भी न्यायालय हो, छोटा बड़ा ऊंचा हाई और एसडीएम ऑफिस जो भी हो, तो वहाँ पे जो है उनको सुनवाई का अधिकार प्राप्त होता है। उसे संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार होता है, हालांकि मत देने का अधिकार नहीं होता है। यानी कि महान्यायवादी क्या कर सकते हैं? संसद के अधिवेशन में भाग ले सकते हैं, वहाँ पे बोल भी सकते हैं, अपनी राय भी दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बस ये है कि वोट देने की जहाँ पे बात आती है वहाँ पे वो वोट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, वोट देने का अधिकार उनके पास नहीं है। उसे संसद सदस्यों के समान भत्ते और विशेष अधिकार भी मिलते हैं। अब क्या क्या सीमाएं हैं महान्यायवादी की? तो भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, जैसा कि हमने देखा कि उनके पास वहाँ पे अधिवेशन में जाने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, लेकिन वोट का अधिकार नहीं है। वोट का अधिकार किसे होगा? जो संसद का सदस्य होगा। अब ये इस तरह से वोट का अधिकार नहीं है तो संसद के सदस्य भी नहीं होंगे, संसद के सदस्य नहीं है इसीलिए वोट का अधिकार नहीं है। ठीक है, वाइस वर्सा हम दोनों को ले सकते हैं। हालांकि ब्रिटेन का महान्यायवादी मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, ब्रिटेन में उल्टा है हमारे वहाँ से। वह भारत सरकार के विरुद्ध कोई सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता। जो महान्यायवादी है वो भारत सरकार के, जिसकी भी सरकार है भाई, उसके विरुद्ध कोई भी सलाह नहीं देगा, ना ही कोई भी व्याख्या करेगा। उसे उस मामले में गोपनीयता बरतनी होती है जिस मामले में उसे भारत सरकार की ओर से न्यायालय में प्रस्तुत होना है। वह बिना, मतलब कि अगर कोई मामला चल रहा है भारत सरकार का और वो जाके मीडिया में कोई खबर नहीं दे सकता है, सारी गोपनीयता रखनी होती है। वह बिना भारत सरकार की अनुमति के किसी आपराधिक मामले में किसी व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता, लेकिन उसे निजी विधिक कार्यवाही से भी नहीं रोका जा सकता। मतलब कि वो किसी आपराधिक मामले में किसी व्यक्ति का बचाव तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो व्यक्ति अपना प्राइवेटली, अपना निजी तौर पे कोई और वकील करता है या कोई कार्रवाई करना चाहता है तो वो उसको नहीं रोक सकता। वह बिना भारत सरकार की अनुमति के किसी परिषद या कंपनी के निर्देशक का पद, जैसे कि कोई प्राइवेट कंपनी आ रही है कि हाँ भाई आप आ जाइए हमारी कंपनी में, हम आपको निर्देशक, डायरेक्टर बना देंगे, मैनेजर बना देंगे, मैनेजमेंट आप, तो ऐसा कोई भी पद वो धारण नहीं कर सकता प्राइवेट लेवल पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी हो गई भारत का महान्यायवादी, जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है और भारत का प्रथम विधिक अधिकारी है। अब आते हैं हम उसके बाद उसके नीचे एक नीचे श्रृंखला चलते हैं, भारत के अपर महाधिवक्ता, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब इनके बाद हमारे आते हैं अपर महाधिवक्ता। अपर महाधिवक्ताओं का पद भी विधि अधिकारी का ही होता है, जो कि नियमावली 1987 के तहत निर्मित है। ठीक है, 1987 के तहत ये निर्मित हुआ था महाधिवक्ता का। तो यह नियमावली जो 1987 की नियमावली है, ये पहली बार 1972 में बनाई गई थी और उसके बाद ही अपर महाधिवक्ताओं की नियुक्ति होना शुरू हुआ था। इस पद पर आसीन अधिकारियों का कार्य महाधिवक्ता की सहायता करना होता है। ठीक है, जो भी
ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की सीट पर होते हैं। पहली बात हमें क्या याद रखनी है कि जो ये अपर महाधिवक्ता है, इनका जो जिस नियमावली के तहत होता है इनका नियुक्ति, वो कौन सी है, नियमावली 1987। और पहली बार जो है इनकी नियुक्ति के बारे में कब चर्चा हुई थी, 1972 में। उसके बाद से महाधिवक्ताओं की जो है नियुक्ति होनी स्टार्ट हुई। इनका काम क्या होता है, ये महान्यायवादी की जो है ये जो क्या करते हैं, ये एडिशनल है ना, तो एडिशनल का काम क्या होता है, जो एक्चुअल में उस पोस्ट पे है उसकी सहायता करना। तो इनका काम भी क्या होता है, ये एडिशनल है तो इनका काम होता है कि महाधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल की सहायता करना। व्यवहारतः ये भी भारत सरकार को विधिक मामलों में सलाह देते हैं तथा आवश्यकता अनुसार विभिन्न न्यायालयों में भारत सरकार का पक्ष ये लोग भी रखते हैं। फिर है भारत का महाधिवक्ता। अब आते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत का महाधिवक्ता भारत सरकार का दूसरा विधि अधिकारी। पहला कौन था, महान्यायवादी, दूसरा कौन है, भारत का महाधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल, और तीसरा जो कि सॉलिसिटर जनरल के नीचे होता है एडिशनल, जो उसकी हेल्प करने के लिए होता है, जैसे वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, उसी तरह से वाइस या फिर एडिशनल, तो वो होते हैं। वाइस का काम क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट या वाइस जो भी चीज़ें होती हैं उसका काम होता है कि उसकी अनुपस्थिति में इसका काम करना। लेकिन यहाँ पे एडिशनल का मतलब क्या है कि वो महाधिवक्ता की जो है साथ मिलके उसकी सहायता करेगा, सिर्फ उसका अनुपस्थिति में काम नहीं करेगा, वो उसकी उपस्थिति में भी उसकी हेल्प करेगा, उसकी चीज़ों में जो है समझ रहे होंगे आप। तो भारत सरकार का दूसरा विधि अधिकारी होता है जिसका प्रमुख कार्य महान्यायवादी की सहायता करना है। दोनों में अंतर यह है कि जहां महान्यायवादी का पद संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है, वहीं महाधिवक्ता का पद संवैधानिक ना होकर मात्र क्या है, स्टैच्यूरी है, यानी कि वैधानिक पद है। तो संवैधानिक यानी कि संवैधानिक और वैधानिक में क्या अंतर होता है कि जो वैधानिक पद होता है ना, ये किसी विधेयक को पारित करके बनाया गया होता है, ठीक है, जैसा कि 1987 के नियमावली के तहत ये पद आया था। लेकिन जो महान्यायवादी का पद है वो संविधान में उसके लिए प्रावधान किया गया है कि हाँ ये महान्यायवादी का एक पद होगा, ऐसा संविधान में लिखा है। बाद में नहीं आया महान्यायवादी का पद ना, आफ्टर स्वतंत्रता या आफ्टर संविधान निर्माण के बाद नहीं आया है। संविधान निर्माण के समय संविधान में उसका पूरा पूरा लिखा गया है कि अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी का पद होगा। लेकिन जो महाधिवक्ता का पद है ये बहुत सालों बाद, संविधान निर्माण के बहुत सालों बाद, यानी कि 1972 से इसके बारे में चर्चा होने लगी कि महाधिवक्ता का भी एक पद होना चाहिए। उसके बाद विधि लाई गई होगी और वैधानिक विधेयक पास करके जो है इस पद को बनाया गया। भारत के महाधिवक्ता का कार्य भी प्रायः यही है कि वह विधिक मामलों में केंद्र सरकार को सलाह दे तथा आवश्यकतानुसार विभिन्न न्यायालयों में सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर उपस्थित हो और उसका पक्ष रखे, ठीक है। तो महाधिवक्ता का कार्य भी लगभग सेम ही है महान्यायवादी की तरह। इसके बाद है हमारा, यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये बॉक्स में कुछ शॉर्ट में दे रखा है, देखिए। नियुक्ति, शपथ, त्यागपत्र, वेतन राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है, किसका, महान्यायवादी का, आर्टिकल 76 में। और महान्यायवादी के कार्य और अधिकार क्या क्या होते हैं कि भारत को विधिक मामलों में परामर्श देता है, संसद और उसकी समितियों में भाग लेता है। ये सब क्या है, आर्टिकल 143 में है, ठीक है। 143 आर्टिकल भी आता है कि भारत सरकार को विधिक मामलों में परामर्श देता है, संसद और उसकी समितियों में भाग लेता है। कौन, महान्यायवादी, आर्टिकल 143 के अनुसार। फिर है संसदीय विशेष अधिकार, बैठक में भाग लेना परंतु वोट देने का अधिकार इसको नहीं होता है, ये भी आपने देखा। इसके अतिरिक्त सभी न्यायालयों में सुनवाई के लिए सरकार का ये प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा, इसकी जो योग्यता है वो भारत नागरिक सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश के समान ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया है, हमारा यहाँ पे महान्यायवादी भी हो गया, महाधिवक्ता भी हो गया। तो आपको आ गया होगा कि महान्यायवादी 76 आर्टिकल के तहत है जो कि संवैधानिक पद है, और महाधिवक्ता क्या है, ये संवैधानिक पद नहीं है बल्कि वैधानिक पद है जो कि 1987 की नियमावली के तहत आया था। इसके बाद हम पढ़ते हैं संघीय मंत्री परिषद। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अब जब लगभग हमने संघीय कार्यपालिका के 3 चीज़ें कर ली हैं कंप्लीट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, ये 3 चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली है। इसके बाद आते हैं हम मंत्री परिषद, जिसके अंतर्गत हमारा प्रधानमंत्री भी आएंगे। तो संघीय मंत्री परिषद, ठीक है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। राष्ट्रपति भारत का वैधानिक
प्रमुख है, जबकि प्रधानमंत्री क्या है, वास्तविक। यानी कि जो राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र का होता है और प्रधानमंत्री वास्तविक होता है। औपचारिक रूप से भारत में राज्य का प्रधान राष्ट्रपति, जबकि सरकार का प्रधान कौन, प्रधानमंत्री होता है। भारतीय लोकतंत्र में संसदीय शासन व्यवस्था का प्रावधान है, ये सब हम पहले देख चुके हैं, आपका रिवीजन हो रहा है, जो कि ब्रिटेन की शासन व्यवस्था से प्रभावित है। मैंने आपको बताया था, क्योंकि हमारे ऊपर किसका राज था, किसके गुलाम थे हम, ब्रिटेन वालों ने हमें गुलाम बनाया था। तो जब वो गए तो उन्हीं की जो सिखाई हुई चीज़ें थी वो हमारे वहाँ चलती आ रही थी। तो इसी तरह उनके वहाँ संसदीय शासन व्यवस्था है, जिसका हमें पूरा सा अनुभव था और हम उसके आदी हो गए थे, तो इसलिए हमने भी अपने यहाँ पे संसदीय व्यवस्था की ही स्थापना की। तो ब्रिटेन की शासन व्यवस्था से प्रभावित है। कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और उसको सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री होती है। मंत्रिपरिषद का संगठन, संरचना, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मंत्रिपरिषद का संगठन किस तरह से है। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के गठन का अधिकार संविधान द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया है। किसको दिया गया है, हमने अपने प्रीवियस उसमें चर्चा की थी कि किस तरह से राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति करता है और उनको जो है विभागों का बंटवारा करता है। तो संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, ठीक है। ये आर्टिकल याद रखना, अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यद्यपि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार है, किंतु इस नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। अब वो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, जो ये लेखक है हमसे क्या कहना चाह रहा है कि यद्यपि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार है, लेकिन नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति जो है पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। वो अपनी मर्जी से किसी को भी उठा के प्रधानमंत्री नहीं बना सकता। उसके लिए एक सीमा है कि उसको जो है बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करना होगा, अपनी मर्जी से नहीं नियुक्त कर सकता है वो। लोकसभा में जिसको बहुमत प्राप्त है तो बहुमत वाले दल के नेता को बनाना होगा। जब लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत ना हो तो राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा जिसे लोकसभा के बहुमत का विश्वास प्राप्त हो। प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की एक सूची राष्ट्रपति को देता है। प्रधानमंत्री क्या करता है, अन्य जितने भी मंत्री हैं उनकी सूची राष्ट्रपति को जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाती है, फिर प्रधानमंत्री क्या करते हैं, वो एक सूची देते हैं मंत्रियों की राष्ट्रपति को, और उस सूची के अनुसार राष्ट्रपति क्या करते हैं, मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मंत्रिपरिषद का गठन पूर्ण हो जाता है। बहुमत दल के नेता के अभाव में वह सामान्यतः अपने विवेक का प्रयोग करता है। जब बहुमत दल के नेता के अभाव होता है, मतलब कि बहुमत दल में कोई ऐसा नेता नहीं होता है, तब राष्ट्रपति जो कि प्रधानमंत्री के लिए आए, तब राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार कोई भी निर्णय ले सकता है। मंत्रियों की योग्यताओं की अगर हम बात करें, जो भी मंत्रिपरिषद का गठन हुआ था तो उनकी जो योग्यताएं हैं, मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों के लिए संसद के किसी न किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। पहली बात, या तो राज्यसभा का या तो लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति मंत्री बना दिया जाता है जो संसद का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 महीने की अवधि में संसद के किसी न किसी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। कहीं ना कहीं से उसको उठ के वोट प्राप्त करके उस संसद की सदस्यता ग्रहण करनी होगी 6 महीने के अंदर। मंत्रियों का कार्यकाल अगर हम देखें तो सामान्य रूप से मंत्रियों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है, जैसे कि हमने देखा। लेकिन वे तभी तक अपने पद पर बने रह सकते हैं जब तक उन्हें लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। यदि उन्हें लोकसभा का विश्वास प्राप्त नहीं होगा तो वो अपने आप ही स्वयं ही पद से हट जाएंगे। इस प्रकार मंत्रियों का कार्यकाल जो है अनिश्चित होता है। हम कुछ निश्चित, वैसे 5 साल होता है, लेकिन हम निश्चितता के तौर पे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि लोकसभा का विश्वास उन्हें प्राप्त नहीं होगा तो फिर पद का भी कुछ नहीं हो सकता। मंत्रियों की श्रेणियां अगर हम देखें, टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें, तो भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद में 3 श्रेणियों के मंत्री होते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा आराम से आप समझिएगा कि जो मंत्रियाँ हैं, मंत्री कौन, आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा मंत्री कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, कितने टाइप के मंत्री होते हैं आप क्या बताएंगे, आपको पता है मंत्री कितने टाइप के होते हैं? तो आपको जो है यहाँ पे देख के समझ में आएगा कि मंत्री एक्चुअली, अभी तक मंत्री 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 हम सब सुनते हैं, मंत्री या नाना मंत्री फलाना मंत्री नेता नूता। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे एक्चुअल में मंत्री होते क्या है, कितने टाइप के मंत्री होते हैं।
तो यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप के मंत्री होते हैं। एक होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, एक होते हैं राज्य मिनिस्टर्स, एक होते हैं उप मिनिस्टर्स। ठीक है, तो कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्यूटी मिनिस्टर्स की बात करते हैं। तो कैबिनेट मिनिस्टर की अगर हम बात करें तो ये जो है प्रथम श्रेणी के मिनिस्टर होता है। अपना कैबिनेट बैठक केंद्र लेवल पे होती है। तो प्रथम श्रेणी के मंत्री जो होते हैं वो कैबिनेट मंत्री होते हैं। यही सरकार की नीति का संचालन करते हैं। सामान्यतः कैबिनेट मंत्रियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए। कैबिनेट मंत्री के बाद राज्य मंत्री आते हैं। ठीक है, कैबिनेट जो मिनिस्टर है उनकी संख्या 20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और कैबिनेट मंत्रियों के बाद हमारे पास कौन से आते हैं? राज्य मंत्री आते हैं। 2 प्रकार के से कार्य करते हैं राज्य मंत्री। पहला तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और दूसरा ऐसे राज्य मंत्री जो कैबिनेट मंत्री के साथ उसी के विभाग में सहायता करते हैं। मतलब कि एक तो स्वतंत्र प्रभार अपने लेवल के जो मंत्री होते हैं वो होते हैं, और दूसरे राज्य मंत्री वो होते हैं जो कैबिनेट मंत्री के साथ भी काम करते हैं विभाग में। ठीक है, कैबिनेट मंत्री कौन हुए? जिनका जो है राष्ट्रपति द्वारा चयन किया गया था और उनको विभागों का आवंटन किया गया था। उसके बाद राज्य मंत्री के बाद हमारे आते हैं उपमंत्री। उपमंत्री कौन होते हैं? राज्य मंत्री या फिर कबीना की कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं। देखो, कैबिनेट मंत्री की सहायता कौन कर रहे थे? राज्य मंत्री कर रहे थे। अब राज्य मंत्री और कैबिनेट दोनों की सहायता करने के लिए सबसे नीचे एक उपमंत्री भी होते हैं। इन्हें स्वतंत्र रूप से कोई विभाग नहीं दिया जाता। जैसे राज्य मंत्री का अपना स्वतंत्र प्रभार भी होता था ना, लेकिन उपमंत्री का कोई भी स्वतंत्र प्रभार नहीं होता है। ये किसी कैबिनेट या राज्य मंत्री के साथ उसी के विभाग में सिर्फ हेल्पर के तौर पर काम करते हैं। 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या निम्न सदन की कुल संख्या का 15% तक हो सकेगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि 91वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ कब था? 2003 में हुआ था, जिसके अनुसार मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल संख्या का 15% हो सकती है। लोकसभा में जितने भी सदस्य हैं उनके 15% जो है टोटल मंत्रिपरिषद की संख्या हो सकती है। मंत्रिपरिषद में हमारे तीनों आ गए, कैबिनेट भी, राज्य मंत्री भी और उपमंत्री भी। जैसे कि आपको यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, ये केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक वो है। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में हमारा आता है पहला प्रधानमंत्री, जो कि केंद्र में रखा हुआ है। ठीक है, प्रधानमंत्री के बाद हमारे आते हैं कैबिनेट मंत्री। ठीक है, उसके बाद राज्य मंत्री, उसके बाद उपमंत्री, और इनमें हमारे संसदीय जो सचिव हैं और अतिरिक्त कैबिनेट मंत्री हैं वो भी आते हैं। इस डब्बे को आप पढ़ लीजिए। मंत्रिमंडल यानी कि मंत्रिपरिषद की एक छोटी इकाई है। मंत्रिमंडल क्या है? मंत्रिपरिषद की छोटी इकाई है। मूल संविधान में कैबिनेट का उल्लेख नहीं किया गया है। एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर क्वेश्चन में आता है कि निम्न में से संविधान में किसका उल्लेख नहीं है, तो आपको कैबिनेट और बहुत सारी चीज़ें दे देंगी, महान्यायवादी, 3-4 चीज़ें दे देंगी, जिसमें से आपको छांटना होगा कि इसमें से कौन सा वर्ड जो है नहीं है संविधान में। तो कैबिनेट एक ऐसा शब्द है जिसका उल्लेख मूल संविधान में नहीं किया गया है, बाद में इसको लेके आया गया था। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली की परंपरा के अनुरूप मंत्रिमंडल का अस्तित्व जो है बना रहा। 44वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 352 के तहत कैबिनेट शब्द को शामिल किया गया था। ठीक है, तो आपको क्या बताना है? कैबिनेट शब्द कब आया था? ये एक संविधान संशोधन के तहत आया था, जो कि 44वां संविधान संशोधन था। आर्टिकल 352 के तहत कैबिनेट शब्द को शामिल किया गया था। मंत्रिमंडल में कैबिनेट स्तर के वरिष्ठ मंत्रियों को शामिल किया जाता है। मंत्रिपरिषद में उन्हीं व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जो संसद के सदस्य होते हैं, लेकिन जो गैर सदस्य हैं वह व्यक्ति भी मंत्री बन सकते हैं। अनुच्छेद 75 के 5 भाग के अनुसार यदि कोई व्यक्ति 6 महीने के अंतर संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं बन जाता तो वह मंत्री पद पर यह नहीं रह सकता। अभी हमने आगे डिस्कस किया था ना कि अगर कोई मंत्री बनना चाहता है तो उसको 6 महीने के अंदर संसद की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो उस पद पर नहीं रहेगा। फिर है मंत्रिपरिषद का आकार मंत्रिमंडल की अपेक्षा क्या होता है? बड़ा होता है। मतलब कि मंत्रिपरिषद जो है बड़ी होती है और मंत्रिमंडल छोटा होता है उससे। प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? मंत्रिपरिषद कहते हैं। और प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री को, सिर्फ जो केंद्र लेवल पे प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री होते हैं उनको मंत्रिमंडल कहा जाता है। और जब बाकी सारे मिला के क्या होते हैं? मंत्रिपरिषद। तो आगे आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसमें,
कि मंत्री परिषद के अंदर हमारे सारे आते हैं, कैबिनेट, उप मंत्री, राज्य मंत्री, ये सारे हमारे मंत्री परिषद के अंदर आते हैं। लेकिन जो मंत्रिमंडल हम कहेंगे तो मंत्रिमंडल के अंदर केवल हमारा प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री आते हैं। ठीक है, इसके बाद है मंत्रियों के कार्य का विभाजन। तो मंत्री परिषद के गठन के बाद प्रधानमंत्री अपने जो साथी मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करता है। जैसे कि अभी देखना, लोकसभा चुनाव होंगे, प्रधानमंत्री चुना जाएगा, फिर प्रधानमंत्री एक दिन क्या करेंगे कि लाइव शो चलेगा और उसमें जो है वो सारे मंत्रियों को नियुक्ति मिलेगी और उन मंत्रियों को जो है विभागों का आवंटन किया जाएगा कि आप इस विभाग, ये विभाग आपके अंतर्गत देते हैं, ये वन मंत्रालय विभाग, पर्यावरण मंत्रालय आपके अंतर्गत देते हैं, सड़क परिवहन मंत्रालय विभाग आपके अंदर देते हैं। इस तरीके से जो है उनके विभागों का बंटवारा मंत्रियों के उसमें किया जाएगा। साधारणतः एक मंत्री को एक विभाग ही प्रदान किया जाता है, किंतु कभी कभी एक से अधिक विभाग भी एक मंत्री को दे दिए जाते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री के पास, सीएम के पास बहुत सारे हमें देखने के लिए मिलते हैं विभाग। फिर है सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सामूहिक उत्तरदायित्व इन लोगों का क्या होता है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, क्योंकि लोकसभा से चुन के आ रहे भैया, तो लोकसभा के लिए ही सामूहिक उत्तरदायी होंगे। तो सामूहिक उत्तरदायित्व का आशय यह है कि प्रत्येक मंत्री के कार्य के लिए संपूर्ण मंत्री परिषद उत्तरदायी होगी। मान लो एक मंत्री की गलती पे पूरी मंत्री परिषद ही उत्तरदायी होगी। यदि किसी विषय पर कोई मंत्री लोकसभा में पराजित हो जाता है तो यह पराजय संपूर्ण मंत्री परिषद की होती है और मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। मंत्री परिषद का सदस्य होते हुए कोई मंत्री परिषद के किसी भी प्रस्ताव का विरोध नहीं कर सकता। ठीक है, यानी कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, ये जो है मेन इसका निकल के आ रहा है। मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण। पद प्राप्त करने से पहले प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को राष्ट्रपति के समक्ष, ठीक है, किसके समक्ष, राष्ट्रपति के समक्ष। अब आपको पद ग्रहण करने से पहले जितने भी ये मंत्री परिषद के मंत्री हैं, ये शपथ किसके सामने ग्रहण करेंगे और गोपनीयता की शपथ किसके सामने लेंगे, राष्ट्रपति के सामने लेंगे। ठीक है, अब है मंत्री परिषद की विशेषताएं। तो प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, हमने देखा था। सभी मंत्री संसद के किसी न किसी सदन के सदस्य होने आवश्यक हैं, ये भी हमने देखा था। अगर नहीं है तो उनको 6 महीने के अंदर उस सदस्यता ग्रहण करनी है, अदरवाइज वो मंत्री नहीं बन सकते। फिर तीसरा है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, क्योंकि लोकसभा से ही आ रहे हैं तो उत्तरदायी भी उसी के लिए होंगे। साधारणतः सभी निर्णय एकमत से लिए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री का स्थान सर्वोच्च होता है। तो केंद्रीय जो मंत्री परिषद है उसमें सर्वोच्च स्थान किसका होता है, प्रधानमंत्री का होता है, क्योंकि उनका जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। अब है मंत्री परिषद की शक्तियां और कार्य। तो पावर क्या क्या है, तो संसदीय शासन प्रणाली में मंत्री परिषद की शक्तियां अत्यंत व्यापक एवं महत्वपूर्ण हैं। संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद का कार्य राष्ट्रपति को उसके कृत्यों के संपादन में सहायता और मंत्रणा देना है, किंतु वास्तव में राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों का व्यवहारिक प्रयोग मंत्री परिषद करती है। ठीक है, यहाँ पे 74 में देखा है कि मंत्री परिषद का कार्य क्या है, राष्ट्रपति को उसके कृत्यों के संपादन में सहायता और मंत्रणा देना, सलाह देना कि ये कार्य कैसे, तो राष्ट्रपति को। लेकिन वास्तव में अगर हम देखते हैं तो राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों का जो व्यवहारिक प्रयोग होता है ना, वो कौन करती है, मंत्री परिषद करती है। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का होता है। फिर है प्रमुख कार्य। अब प्रमुख कार्य क्या है मंत्री परिषद के, तो विधायी शक्तियां में हम देखते हैं कि संसद में कौन कौन से विधेयक कब प्रस्तुत किए जाएंगे, उनका क्रम क्या होगा, कौन सा विधेयक किस क्रम में हमें रखना है संसद में, तो ये इसका निर्णय जो है मंत्री परिषद द्वारा ही किया जाता है। प्रत्येक सरकारी विधेयक संबंधित विभाग के मंत्री द्वारा ही संसद में प्रस्तुत, जैसे कि मान लो प्रदूषण से रिलेटेड अगर कोई विधेयक है, कोई कानून बनाना है कि पॉलीथीन को बैन करो, तो इसका जो विधेयक है वो कौन रखेगा संसद में, पर्यावरण मंत्रालय का मंत्री रखेगा। ठीक है, इस प्रकार मंत्री परिषद विधि निर्माण के संबंध में संसद का नेतृत्व करती है। अध्यादेश जारी करने और प्रधान व्यवस्थापन के कारण तो मंत्री परिषद की कानून निर्माण शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं, ये तो हो गई विधायी शक्तियाँ। अब है नीति निर्धारण। गृह और विदेश नीति का निर्धारण मंत्री परिषद द्वारा ही किया जाता है कि गृह नीति क्या बनानी है और विदेश नीति क्या बनानी है। फिर है बजट निर्माण।
तो वित्तीय शक्तियां हैं, ये भी मंत्रिपरिषद के पास है। मंत्रिपरिषद की ओर से वित्त मंत्री बजट तैयार करता है और उसे लोकसभा में प्रस्तुत करता है। उच्च पदों पर नियुक्ति, राज्यों के राज्यपाल, उच्च और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, राजदूतों की नियुक्ति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये कुछ शक्तियां और कार्य हैं किसके, मंत्रिपरिषद के। तो ये जो आपके पास अगर बुक है तो आप यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्रियों का विवरण दिया गया है, तो एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से यहाँ पे कौन कौन से प्रधानमंत्री के समय क्या क्या घटना महत्वपूर्ण घटी थी। जैसे कि मोरारजी देसाई के समय की घटना, मोरारजी देसाई भी एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है यहाँ पे, जिनकी एक गलती से हमारा यहाँ पे पूरा माहौल बिगड़ गया था। हमारी जो परमाणु शक्ति है उसके लिए जो है हमारे बहुत सारे वैज्ञानिक और जो रॉ के एजेंट्स हैं वो मारे गए थे पाकिस्तान में। तो एक अलग कहानी है यहाँ पे। तो ये चीज़ें आप एक बार देख लेना। प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी, राजीव गांधी, इनके कार्यकाल वगैरह थोड़ा सा ना माइंड में रख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है हमारा और क्या कार्य होते हैं मंत्रिपरिषद के, युद्ध और शांति की घोषणा करना। तो आवश्यकता पड़ने पर युद्ध और शांति की घोषणा भी मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संकटकालीन शक्ति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति संकटकाल की घोषणा करता है। युद्ध और शांति की घोषणा मतलब कि जैसे कि 1975 में आपको पता है इंदिरा गांधी जी पे जब संकट आया तो उन्होंने अपने संकट को दूर करने के लिए क्या करा था, आंतरिक अशांति के तौर पर राष्ट्रपति को सलाह दी कि आप जो है इमरजेंसी लगा दीजिए, और वहीं से जो है 19 से 21 महीने की इमरजेंसी लग गई थी। भारत में वैदेशिक संबंधों संचालन मंत्रिपरिषद द्वारा ही किया जाता है। विदेशी संबंधों से जो भी चीज़ें कार्य हैं वो सब जो है मंत्रिपरिषद द्वारा किए जाते हैं। राष्ट्रीय कार्यपालिकाओं पर सर्वोच्च नियंत्रण जो है कार्यपालिका का ही होता है। राष्ट्रीय कार्यपालिकाओं का जो सर्वोच्च नियंत्रण होता है वो कार्यपालिका का ही होता है, उसके ऊपर कोई नहीं होता है। संविधान संशोधन की दृष्टि में मंत्रिपरिषद की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि संविधान संशोधन करना है तो वही लोग विधेयक लाएंगे, कानून पारित करेंगे, जिसको संविधान अगर कोई संविधान में ऐसी चीज़ है समय के अनुसार उसमें परिवर्तन करना है तो वो सब कार्य जो है संसद में ही बैठ के होते हैं। तो मंत्रिपरिषद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देश के विकास के लिए मंत्रिपरिषद द्वारा अनेक आर्थिक कार्य किए जाते हैं, जैसे कि पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करना। अब तो पंचवर्षीय योजनाओं की जगह पे नीति नियोजन आ गया है, लेकिन पहले पंचवर्षीय योजनाएं थी जिनका निर्धारण भी या उनको लागू करना भी जो है मंत्रिपरिषद का ही कार्य था। तो आज का हम यहीं पे एंड करते हैं। इसके बाद हम मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति में संबंध देखेंगे। तो बाकी जितना है फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री हैं और ये जो बॉक्सेस है ना इम्पॉर्टेंट है, ये भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा कि एक एक लाइन को किस तरह से समझना है, और प्रैक्टिकली जो हम देखते हैं न्यूज़पेपर्स में या टीवी में न्यूज़ में, तो उसको भी रिलेट करते हुए जो है यहाँ पे हमें एक एक लाइन को समझते हुए चलना है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए गाइस, लाइक जिस हिसाब से व्यूज़ आ रहे हैं, लाइक नहीं आ रहे हैं, प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।